नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के अनुसार आगामी 1 नवंबर से कई राज्यों में शुरू हो सकती है मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कोलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर होगी चर्चा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का आज से बेल्जियम के 2 दिवसीय दौरे पर। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर आगे बढ़ेगी वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया दौरे के दूसरे चरण के लिए मलेशिया से जापान के लिए रवाना। जापान के सम्राट और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। और आस्था और परंपरा के पर्व छठ का आज तीसरा दिन। व्रती लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर करेंगे सुख समृद्धि की कामना। और सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग आज एक अहम घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आज अपना कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आज शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में कहा था कि पिछले 20 वर्षों में मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं। आयोग के अनुसार इस दौरान तेज शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार और अन्य कारणों से जनसंख्या का पलायन एक सामान्य प्रवृत्ति बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पुनरीक्षण प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो सकती है। पहले चरण में इसे उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के बड़े नेता और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं जनसुराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के विवादित बयान पर उन्हें घेरा है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जनता और मतदाता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जुमलेबाजी में नहीं पड़ने वाले हैं। दिलीप जायसवाल ने एनडीए की जीत का दावा भी किया है। ये लोग जुमलेबाज, और अब जो है कांग्रेस, राजद, जो इनका महागठबंधन है, इंडी गठबंधन, अब जुमलेबाजी करेगा 1 सप्ताह तक, क्योंकि जुमलेबाजी के अलावा इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, मुद्दा विहीन है। जनता और मतदाता अब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के जुमलेबाजी में पड़ने वाला नहीं है, और मतदाता ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अजय आलोक ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा बनाए गए तेजस्वी का दिमाग खाली हो गया है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को तेजस्वी पर एक्शन लेना चाहिए। जिसके दिमाग का खाना खाली हो वही ये बात कर सकता है। ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये सेडिशन का मामला बनता है। पार्लियामेंट से पास है बिल, संसद से पास किया हुआ बिल कानून होता है, वो बिल नहीं है, अब कानून है, वक्फ कानून है। किसी कानून को कूड़े में फेंकने की बात एक राजनेता करे जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो,
तो बड़ी संकट की समस्या है भाई। तो संवैधानिक व्यवस्था को सीधे चुनौती देने का मामला बनता है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए। इसी बीच चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी कर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके नतीजों के प्रसारण पर सख्त पाबंदी लगा दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 7 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल कराने या उनके नतीजे प्रसारित करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया अधिनियम 1951 की धारा 126A के अंतर्गत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों पर एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रचार करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को संपन्न होंगे, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इधर भाजपा ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर एसआईआर के मुद्दे पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी एसआईआर के खिलाफ जनता को भड़काने और अफवाह फैलाने का काम कर रही है। एसआईआर के नाम पर भड़काऊ भाईजान कमेटी एक बार फिर से काम पर। जमीयत उलेमा उल हिंद के अध्यक्ष बंगाल में और टीएमसी के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने फिर से एक बार एसआईआर के मुद्दे पर भड़काया है। कहा है कि एसआईआर होगा तो गर्दनें काटी जाएंगी। मतलब सोचिए, पहले इन्होंने वक्फ पे भड़काया, दंगे हुए बंगाल में, सीए के नाम पर भड़काया, उसमें भी दंगे हुए, और अब एसआईआर के नाम पर भड़काया जा रहा है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। एसआईआर के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा फैलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में क्या निकला? कोई स्टे नहीं हुआ। उसमें कहा गया कि आप बहुत पैशन दिखाते पर कोई रीजन नहीं देते। फर्जी एफिडेविट डाले गए। जो 45 लाख नाम डिलीट हुए एसआईआर से, उसके खिलाफ 10 अपील भी फाइल नहीं कर पाए। पर किस प्रकार से हिंसा भड़काने की बात की जा रही है, और वो भी मंत्रियों के द्वारा। ये दिखाता है इनके लिए वोट नीति, राष्ट्र नीति और देश नीति के ऊपर है। केवल वोट बैंक के ऊपर कुछ नहीं है, और वोट बैंक संविधान के ऊपर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मलेशिया के कोलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम 6:30 बजे गाला डिनर का आयोजन होगा। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर भारत के दृष्टिकोण को प्रमुख मुद्दों पर प्रस्तुत करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता शामिल है। इस सम्मेलन में आसियान देशों के 11 सदस्य देशों के साथ साथ 8 प्रमुख साझेदार देशों के नेता भी भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने 3 बड़ी बैठकों में हिस्सा लिया। सबसे पहले विदेश मंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भेंट कर आसियान शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। व्यापार पर भारत अमेरिका तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मलेशिया में एक महत्वपूर्ण बैठक की। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो के बीच हुई इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन की बेल्जियम यात्रा पर ब्रुसेल्स पहुंचेंगे। पीयूष गोयल यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस साफकोविक के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। ये यात्रा भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर जारी वार्ता के महत्वपूर्ण चरण में हो रही है। दोनों पक्ष व्यापक, संतुलित और परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रयासों को तेज करने में जुटे हुए हैं। इस समझौते के लिए इस महीने के शुरू में 14वें दौर की वार्ता शुरू हुई थी। पीयूष गोयल की इस यात्रा का उद्देश्य वार्ता को रणनीतिक दिशा और राजनीतिक गति प्रदान करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के बाजार पहुंच, गैर शुल्क उपाय और नियामक सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होने की संभावना है। यात्रा के दौरान अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और अधिक समन्वय की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान भी की जाएगी। ब्रुसेल्स में पीयूष गोयल यूरोपीय व्यापार आयुक्त सैफकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इसके बाद रात्रि भोज में दोनों नेताओं द्वारा भारत यूरोपीय संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी मजबूत करने की साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि किए जाने की संभावना है।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई के मझगांव डॉक पर लाभार्थियों को अत्याधुनिक डीप सी फिशिंग वेसल्स वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम सहकारिता आधारित डीप सी फिशिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल को प्रदर्शित करेगा। इन नौकाओं का वितरण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया जा रहा है। प्रत्येक नौका की लागत लगभग 1.2 करोड़ है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारत सरकार के मत्स्य विभाग का वित्तीय सहयोग शामिल है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। ये कार्यक्रम भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नई नौकाएं मछुआरों को भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और हाई सीज में संसाधनों के दोहन की सुविधा देंगी, जिससे विशेषकर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली मछलियों की पकड़ बढ़ेगी और भारत की समुद्री निर्यात को नई गति भी मिलेगी। इसके साथ ही अमित शाह इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल होंगे और मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित भी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी दुनिया भर की अग्रणी समुद्री कंपनियों के एक उच्च स्तरीय वैश्विक सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में 11 देशों के विदेश मंत्री अपने प्रतिनिधि मंडलों के साथ भाग लेंगे। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में 85 देशों से करीब 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा की निवेश प्रतिबद्धताओं के 600 से ज्यादा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। सत्र का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी हिस्सा लेंगे। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर मोन्था नामक चक्रवाती तूफान में बदल गया है। चक्रवाती तूफान मोन्था बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भाग में बना हुआ है। ये पिछले 3 घंटों में लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा है। इसका केंद्र चेन्नई से लगभग 600 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, काकीनाडा से 680 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व और पोर्ट ब्लेयर से 790 किलोमीटर पश्चिम में है। अगले 12 घंटों में इसके और तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। मंगलवार की शाम या रात तक ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास के तट को पार कर सकता है, जिसकी हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। दूसरी ओर अरब सागर में बना दबाव क्षेत्र फिलहाल स्थिर है और अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ सकता है। चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मछुआरों से अगले कुछ दिनों तक समुद्र में ना जाने की अपील भी की है। मौसम विभाग ने चक्रवात मोन्था की वजह से तमिलनाडु के 4 उत्तरीय तटीय जिलों चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और रानीपेट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में तेज बारिश और हवा चल सकती है और इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इस चक्रवात के असर से तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों, खासकर चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम खराब होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में भी रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और खास तौर पर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। छठी मैया की जय, छठी मैया के जयकारे के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्णिया कल एक साथ देश के 2 बड़े महानगरों दिल्ली और हैदराबाद से जुड़ गया है। छठ के मौके पर एक साथ डबल तोहफा। सीमांचल जहां साउथ से कनेक्ट हो गया, वहीं अब दिल्ली भी दूर नहीं बल्कि करीब हो गई है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 26 अक्टूबर का दिन हमेशा के लिए यादगार रहेगा। दिल्ली से 10:50 पर रवाना हुई इंडिगो की एयर बस 12:50 पर पूर्णिया पहुंची और फिर यहां से 1:50 में यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसी तरह हैदराबाद से इंडिगो की एयर बस यहां दोपहर 2:25 में पहुंची और इसके बाद 3:25 पर यहां से हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। सीमांचल और कोसी के लोगों का तो मानना है कि वर्षों पुराना सपना उनका साकार हुआ है।
अब पूर्णिया देश के 4 बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद से जुड़ गया है। यही नहीं, अब तक यहाँ से ATR एयरक्राफ्ट ही उड़ रही है, मगर अब यहाँ से एयरबस उड़ान भरने लगी है, वो भी एक नहीं 2-2। ATR 76 सीट होती थी, जबकि एयरबस 186 सीटर होगी। इसके साथ ही पर्व त्योहार में लोगों के लिए घर आना आसान हो गया है। पूर्णिया में पहली एयरबस की लैंडिंग हुई है, जो कि दिल्ली से पूर्णिया आई है। 12:50 का इसका अराइवल था। राइट टाइम आई है फ्लाइट और राइट टाइम जो है उसके बाद डिपार्चर भी हो गई है। पूरी 100% फुल थी, आने वाली भी और जाने वाली भी। और रही हैदराबाद की, हैदराबाद वाली फ़्लाइट भी उसमें 90% से ऊपर उसमें ट्रैफिक है जाने और आने का। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और यहाँ तक कि मैं भी दिल्ली से जो पूर्णिया की फ़्लाइट है, मैं भी खुद ही उसी में आया हूँ। यात्री काफ़ी खुश हैं, उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही है। और जिस मात्रा में आपकी टिकटें जो है जा रही हैं, आप देख रहे होंगे टिकट नहीं मिल रही थी पिछले 2-3 दिन से, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो उनमें उत्साह है। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, दिल्ली से पूर्णिया तक तो था नहीं, तो बागडोगरा आना पड़ता था पूर्णिया आने के लिए। काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का टाइम भी बचता है। इसके लिए मोदी सरकार को थैंक यू बोलना चाहूँगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये इनिशिएटिव था, उनके बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद। ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ हुई हमारे लिए। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, एज़ मुजफ्फरपुर के पास कोई एयरपोर्ट नहीं था, पटना या दरभंगा, और पूर्णिया से हो गया है तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सेशेल्स दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर हरमिनी को भारत की ओर से शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे घनिष्ठ और भरोसेमंद संबंधों को एक बार फिर मजबूती से दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने अपने सेशेल्स के समकक्ष सेबेस्टियन पिल्ले से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में आज 79वें इन्फेंट्री डे के अवसर पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सैन्य प्रमुखों के साथ सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, सैनिकों ने भी शहीदों के योगदान को नमन किया। ये दिन पैदल सेना के अभूतपूर्व शौर्य के सम्मान में मनाया जाता है। और अब बात छठ महापर्व की। आस्था और परंपरा के पर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज व्रत रखने वाले लोग भगवान भास्कर को डूबते वक्त अर्घ्य देंगे और उनकी आराधना करेंगे। लोग अर्घ्य के साथ ही अपने परिवार की सुख शांति की कामना भी करेंगे। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और देश भर के छठ घाटों की छटा देखते ही बनती है। भगवान सूर्य की आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। कठोर तप और सदियों की आस्था समेटे हुए छठ पर्व पर व्रती महिलाएं अपने परिवारों के साथ आज छठ घाटों की ओर प्रस्थान करेंगी। छठ पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि डूबते समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की समस्याएं दूर होने की भी मान्यता है। ढलता हुआ सूर्य व्यक्ति के जीवन में मेहनत और तपस्या के फल प्राप्ति के समय को दर्शाता है। मान्यता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में संतुलन और शक्ति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में सीता ने गंगा तट पर छठ पूजा की थी और महाभारत काल में द्रौपदी के भी गढ़मुक्तेश्वर में छठ पूजा करने की पौराणिक कथा लोकप्रिय है। छठ पूजा को हठ योग से भी जोड़ा जाता है, जब महिलाएं बिना कुछ खाए पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना करती हैं। माना जाता है कि बिना भोजन किए लगातार पानी में खड़े रहने से अशुद्ध जीवाणु भी खत्म हो जाते हैं। ये भी मान्यता है कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से चर्म रोग नहीं होते, जबकि इससे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है।
इस पूजा का बहुत बड़ा अपना महत्व है। ये सूर्य भगवान ही एक ऐसे भगवान है जिनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं। तो बस यही है, सब भगवान का हम लोग कोई रूप नहीं है, लेकिन इनको हम लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये महत्व है इस पूजा का, जिनको हम लोग 4 दिनों से बहुत नियम कानून से सब चीजों का पूजा पाठ इसमें किया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन चक्र से भी जोड़ा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी अस्त होता है वो दोबारा उदय भी होता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना कठिन समय के बाद अच्छे दिन के आने की उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। वैदिक कालखंड में भी सूर्य की उपासना ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए की जाती थी और छठ महापर्व भी इसी प्राचीन प्रथा का हिस्सा है। छठ पूजा का महत्व है कि ये स्वास्थ्य के लिए करते हैं। हमारी जो पुरानी परंपरा है वह स्वास्थ्य पर ही बना हुआ है। आज हम लोग उसी का पुनरावृत्ति करते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। सूर्य भगवान जो है, जो सदा हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। महानगरों से लेकर छोटे शहरों और गांवों तक छठ घाटों को केले के पत्तों और बांस से सजाया गया है। 36 घंटे का कठिन व्रत रख रही महिलाएं बच्चों के साथ घाटों पर भगवान भास्कर की उपासना करेंगी। अपने इष्ट देव सूर्य से संतान सुख, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करेंगी। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा हर परिस्थिति को स्वीकार कर ईश्वर का आभार व्यक्त करने की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। छठ महापर्व की छठा दिल्ली में कैसी है आपको बताएंगे हमारे रिपोर्टर्स के माध्यम से, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि छठ महापर्व को लेकर किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है, तो नई दिल्ली से हमारे 2 सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहित शुक्ला और अंकित मिश्रा। पहले रुक करते हैं मोहित शुक्ला का। मोहित, पहले ये बताइए कि किस तरह का आनंद और किस तरह का उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है। और बिल्कुल साफ तौर पर आपको बताना और दिखाना चाहूंगा कि आस्था का महापर्व छठ, और छठ को लेकर दिल्ली एक अलग ही रंग में नजर आ रही है और निराली छठा। मैं अपने कैमरा सहयोगी पीयूष से कहूंगा कि एक बार वो आपको घाटों की तस्वीर दिखाएं और साथ ही आप देखिए ये बीचों बीच जलधार से, यमुना की बीचों बीच धार से ये छठ के किनारे कितने अच्छे लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं। और आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको यहाँ पर ये शाम अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नजर आएंगे। और आप देखिए बोट से ये इन किनारों को आप देखेंगे तो आप एक पल के लिए अपनी नजरें ओझल नहीं कर सकते। और आप समझिए कि ये आस्था का पर्व है, कार्तिक शुक्ल की षष्ठी के दिन मनाया जाने वाला पर्व आज संध्या अर्घ होगा। और आप समझिए जब शाम को तमाम छठी व्रतियां इन्हीं यमुना के घाटों के किनारे सूर्य देव को अर्घ दे रही होंगी तो सूर्य देव के साथ उनकी लालिमा को बिखेरती हुई उनकी पत्नी प्रत्युषा भी ये साफ साफ संदेश दे रही होंगी कि हे छठी व्रतियों, जो आप अपने मन में जो उम्मीद, आस्था, सत्य, सनातन संस्कृति का समागम लेकर आई हैं वो सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और एक चीज और है, मैं आपको बताऊं कि इस छठ घाट को लेकर काफी भ्रांतियां फैलाई गई, काफी सारी चीजें कही गई। पूर्ववर्ती सरकारों में भी ये हुआ कि साहब यमुना का जल बहुत प्रदूषित है। तो आप समझिए कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसीलिए मैं आज बीचों बीच जलधार में पहुंचा हूं। और आप देखिए कि सबसे पहले एक बार मैं आपको मां यमुना के आंचल से जल लेकर दिखाता हूं। मां यमुना की गोद में बैठकर कैसे आपको पवित्रता का एहसास होता है ये देखिए। मेरे पीछे आप देखिए सबसे पहले ड्रेजर मशीनें मैं आपको दिखा देता हूं जो गाद निकालने का काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ मैं अपने कैमरा सहयोगी पीयूष से कहूंगा कि एक बार वो आपको
माँ यमुना का मैं जल अपने हाथों में लेता हूँ। और देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसीलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं होती है। और आप ये देखिए संध्या, मैं इस जल को मैंने अपने हाथों में लिया है और एक बार मैं इसको फिर से माँ यमुना की गोद में प्रवाहित कर देता हूँ। कितना निर्मल, कितना अविरल, कितना स्वच्छ, कितना ये जल आप देखिए, इसको मैं प्रवाहित कर रहा हूँ। इसकी लगातार बहती हुई धार ये बता रही है कि अब इसके ऊपर से राजनीति का ग्रहण हट चुका है और माँ यमुना स्वच्छ निर्मल दिखाई पड़ रही है। यमुना के घाटों की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, साथ ही मनमोहक छटा भी दिखा रहा हूं। तो साथ ही मां यमुना को साक्षात प्रणाम करते हुए और आचमन करते हुए मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, छठी मैया की जय। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से निर्मल अविरल यमुना की ये धारा लगातार निरंतर प्रवाहित हो रही है। हमारे सहयोगी संवाददाता अंकित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, किस तरह की तस्वीर आप इस वक्त हमारे दर्शकों को घाट से दिखाएंगे? कौन से घाट पर आप मौजूद हैं और किस तरह से एक बदला हुआ नजारा आज के दिन देखने को मिल रहा है? देखिए, साफ तौर पर यमुना की गोद में आस्था की डुबकी है और इसी के साथ प्रकृति को प्रणाम और सूर्य को धन्यवाद भी दिया जाता है। और आज मैं इस समय वसुदेव घाट पर मौजूद हूं, जहां व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद की गई। जरा घुमाइए कैमरे को और दिखाना शुरू कीजिए, क्योंकि वसुदेव घाट अपने आप में सबसे ज्यादा जो यहां पर देखा जाता है, 2021 से यहां पर पूजा अर्चना हो रही है, लगातार यमुना की आराधना यहां पर की जाती है। और आज तैयारी कई अलग अलग पंडालों को लगा करके की गई है, लाइटों की चेकिंग इस समय की जा रही है और दूसरी तरफ यमुना का पाठ है। और इन सब के बीच आज आस्था की डुबकी जब लगेगी तो वो खूबसूरत नजारा, अलौकिक दृश्य तस्वीरों के जरिए दूरदर्शन दिखाता हुआ नजर आएगा, जिसका इंतजार हर व्यक्ति घर बैठे कर रहा है। और हमारे दर्शक जो है वो भी इसको देखते हुए नजर आएंगे। थोड़ा दूसरी तरफ भी दिखाइए उस पंडाल को, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके से हर तरफ लाइटिंग और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर फॉगिंग भी की जा रही थी, जिससे कि जो मच्छर जनित बीमारियां हैं वो यहाँ पर ना आ सके। और इन सब के बीच, क्योंकि कहा जाता है कि ये त्योहार अपने आप में बहुत कुछ लेकर आता है। और 6 दिन छठी मैया, जिनको षष्ठी भी कहा जाता है, वैसे ब्रह्मा की बेटी हैं और सूर्य की बहन इनको ऋग्वेद में कहा गया है। तो ऐसे में इनकी पूजा करने से अपने बच्चों के लिए तो आप एक तरीके से कहें एक लंबी आयु की कामना करते हैं, लेकिन परिवार में भी सुख समृद्धि का, ऐश्वर्य का आप समाधान कर लेते हैं। और इसीलिए सबसे पहले जो कहावत मिल जाती है, अगर आप पुराणों में जाएंगे और उसमें देखते हुए नजर आएंगे तो आपको साफ तौर पर मिलेगा कि किस तरीके से प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ने ये व्रत किया था, क्योंकि उनको एक कामना थी एक व्यक्ति, एक बच्चे की, जिसको बच्चा होता भी है, क्योंकि उनसे एक ऋषि ने कहा था कि आप ये व्रत कीजिए और बच्चा होगा। लेकिन उस समय वो बच्चा मृत पैदा होता है, जिसके बाद मां षष्ठी उनको दर्शन देती हैं, जिनको बाद में छठी मैया कहा गया। और वो कहती हैं कि आप मेरा व्रत कीजिए और इसका प्रसार प्रचार कीजिए पूरे विश्व भर में, आपको आपका बेटा भी मिलेगा और लंबी आयु के साथ मिलेगा। और उसके बाद ये व्रत किया जाता है। तब से लेकर के फिर सीता ने इस व्रत को किया, क्योंकि उन पर या यूं कहें राम पर ब्रह्म दोष लगा, जिसके बाद ब्राह्मण हत्या उन्होंने की, ये उन पर दोष लगा। इस चीज को मिटाने के लिए भी ये व्रत उन्होंने किया और इस व्रत के माध्यम से, इस तेज से, इस प्रताप से वो भी मिटता हुआ नजर आया। और फिर द्रौपदी ने भी किया, कर्ण तो इसको कई सालों तक करते रहे। आपको याद भी होगा कि कर्ण को इसीलिए सूर्यदेव ने उनके कुंडल और कवच उनको इसी के तौर पर उपहार में भेंट किया था। तो यानी सदियों से यह प्रथा चली आ रही हो, न केवल भारत बल्कि विश्व में जहां भी भारतीय हैं इस समय, वो सब इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को यानी षष्ठी के दिन यह त्योहार बेहद ही खास हो जाता है। और परिवारों में खासा उत्साह इसलिए भी होता है क्योंकि अलग अलग पकवान भी बनते हैं। ठेकवा यानी बिहार की पहचान अगर किसी से कहें तो वो ठेकवे से बहुत अच्छे से होती है। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति से आप पूछिए तो उसको ठेकवा जरूर याद होगा। और आज जिस तरीके से पूजा होती है उसमें केले का पत्ता यानी प्रकृति से जुड़ी हुई सारी चीजें उसमें गतिमान होती है, यानी सारी चीजें विद्यमान होती हैं। और न केवल डूबते हुए यानी अस्तगामिनी सूर्य को बल्कि उदयमान सूर्य को भी यहाँ पर भास्कर को प्रणाम किया जाता है। तो ऐसे में प्रकृति को अगर पूजा जाए वो त्योहार भारत में मनाया जाता है और इसीलिए प्रकृति को प्रेम को देखा जाए और भारतीयों की जो भारतीयता है वो सबसे अलग हो जाती है, क्योंकि हर परिवेश में भारतीय अपनी स्थिति को मजबूत रखते हैं। हम प्रकृति को प्रेम भी करते हैं, हम प्रकृति के साथ रहना भी समझते हैं और जो जो चीजें प्रकृति से लेते हैं उसी को वापस जब प्रकृति को करते हैं तो ये कामना के साथ करते हैं कि हे प्रभु,
हे पूरी दुनिया में विद्यमान शक्तियां, हम आपसे जो कुछ लेते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद भी करते हैं। और भारतीय संस्कृति यही सिखाती भी है कि खाने से पहले तो हम बैठते हैं टेबलों पर या डाइनिंग टेबल पर, तो वहां पर उस भोजन को भी प्रणाम करके आभार व्यक्त करते हैं। तो यही भारतीयता है और यही भारतीय संस्कृति है जो पूरा एशिया देखता है, पश्चिमी देश देखते हुए नजर आते हैं। और केवल इतना ही नहीं है, आज जो ये व्रत रखा जाता है 36 घंटे का महातप से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी त्योहार आप देखिए जिसमें निराजल आप रहते तो हैं, लेकिन उस त्योहार में कोई ठंडे पानी में ऐसे खड़ा होकर के घंटों सूर्य को निहारता हो, सोचिए जरा कितना अपने आप में अलौकिक दृश्य होता है। बिल्कुल अंकित, ये संस्कृति, प्रकृति और पौराणिक मान्यताओं से भरा हुआ हमारा महापर्व है जिसकी अलौकिक छटा आज हम देख पा रहे हैं। मोहित, लगातार आप कवरेज कर रहे हैं किस तरह से घाटों को सौंदर्यता के साथ संवारा गया है। कुछ आपने व्रतधारियों से भी बात की है, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि लंबे समय से यमुना की जो स्थिति वो देख रहे थे अब पूरी तरह से बदल चुकी है और आस्था का ये जो पर्व, महापर्व है, वो व्रतधारियों के लिए बेहद खास हो चुका है। बिल्कुल, मैंने ऐसे तमाम लोगों से बात की, ऐसी छठ व्रतियां जो अब यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। शाम के वक्त जब सूर्य देव और प्रत्युषा को संध्या अर्घ दिया जाएगा उससे पहले यहाँ पर आप देखिए एक एक करके लोग अब पहुंचने शुरू हो गए हैं। कैमरा सहयोगी है पीयूष, मैं उनसे कह रहा हूँ कि एक बार आपको वो मनमोहक नज़ारे तो दिखाएं, एक बार वो छठा और वो घाट और वो किनारे तो दिखाएं। और आप देखिए, उनको देख कर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शाम का अर्घ हो रहा होगा उस वक्त की तस्वीरें क्या होंगी। और आप समझिए कि जो तस्वीरें होंगी वो कुछ ऐसे बयां कर रही होंगी भारतीय संस्कृति में उच्चारण के साथ कि ओम हीम हीम सूर्याय सहस्त्रकृणाय मनोवांछितम फलम देहि देहि देवी देवम स्वाहा नमः। और इन्हीं मंत्रों के साथ जब ये पूजा अर्चना हो रही होगी और शाम के वक्त अर्घ दिया जा रहा होगा तो इन्हीं घाटों पर वो मनमोहक नजारे होंगे। यहाँ पे दूरदर्शन की लगातार यहाँ पर मौजूदगी की भी है और सुबह लगभग 7 बजे से लगातार हमारी टीमें कोशिश कर रही हैं कि आपको हर एक वो नजारे दिखाएं। और आप समझिए कि इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, चाहे वो मां सीता की कथा हो, चाहे वो भास्कर देव की कथा हो। इसके अलावा एक इसके साथ और कहानी जुड़ी हुई है कि जब देवासुर और देवी जो दैती क्या नाम दूसरी जो शक्तियां थी, असुरी शक्तियां थी, बहुत ज्यादा बलवान थी और असुरों के आगे देवता हारने लगे, तो उस समय मां अदिति ने उस समय वहां पर पूजा अर्चना की, भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की और उन्होंने कहा कि आप अपने जैसा दैदीप्यमान, अपने जैसा महानतम और अपने जैसा बलिष्ठ और बलवान महाबली ऐसा मुझे पुत्र दे। उसके बाद आप समझिए कि भास्कर भगवान की पूजा के बाद त्रिदेव स्वामी रूप महाराज के तौर पर वहां पर आदित्य भगवान ने जन्म लिया और उसके बाद वहां पर असुरों का वहां पर अंत हुआ और देवताओं की विजय हुई। और उसके बाद सबने एक साथ एक सुर में बोला, बोल छठी मैया की जय। ऐसी तमाम लोकतियां हैं, तमाम कहानियां हैं, तमाम मंत्र है, तमाम कई सारी चीजें हैं जिसका अगर हम वर्णन कर जाएंगे तो आप समझिए कि आज धीरे धीरे पूरी शाम बीत जाएगी, कल सुबह भी हो जाएगी ये, लेकिन नजारे आप इनसे एक पल के लिए ओझल नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, और यही भारत की रंग बिरंगी संस्कृति है जो हमें देखने को मिलती है पर्व और महापर्व और त्योहारों के माध्यम से। जब हम पौराणिक मान्यताओं का जिक्र करते हैं और उसके साथ साथ हम संस्कृति के रंग में रंगे नजर आते हैं, प्रकृति का भी पूजन और अर्चन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित और मोहित, आप दोनों का ही हम तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि देश भर में आस्था का महापर्व छठ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। व्रत का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ठेकुआ छठ का पारंपरिक और प्रिय प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी व्रती महिलाएं छठ के पर्व की मिठास यानी ठेकुआ बना रही हैं। तो ये व्रती महिलाएं हैं जो घर घर में ठेकुए का प्रसाद भी बना रही हैं। वहीं 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय की एक जनसभा में छठ व्रती महिलाओं से मुलाकात की थी और मंच पर बुलाकर उन्हें पूजा में प्रयोग होने वाले सूप को प्रदान किया था। हमारे संवाददाता ने छठ व्रती महिलाओं से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमें कैसे छोड़बे भैया छठिया बाबतिया की हुनकारा देले छथिन भैया भतीजावा। छठ पर्व के
मौके पर प्रधानमंत्री बेगूसराय आए थे और उन्होंने छठ व्रतियों को सूप भेंट किया। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मंच पर इन महिलाओं को बुलाकर उन्हें ये सूप भेंट किया गया। प्रधानमंत्री जी आए, मंच पर जब आप लोगों को बुलाया गया, कैसा लगा आपको? बहुत खुशी का बात हुआ, आज बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगी? हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को, माननीय मोदी जी को, जो हम लोग को छठ पढ़ेंगे ये हमको अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी से आपको सूप मिला, कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद करती हूँ और ये कामना करती हूँ छठी मैया जी कि वो विजय रहें और इस बार भी एनडीए सरकार बनी रहे। आप प्रधानमंत्री के लिए और छठ माँ के लिए कुछ गीत गुनगुनाएंगी? के पार पर उगेला सूरज झाके झुके करैली छठ बरतिया से झाके झुके करैली छठ बरतिया से झाके झुके। ये जो सूप है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जीविका दीदियों को समर्पित किया। जो चीज़ें हमारे घर में इस्तेमाल की जाती हैं उन चीज़ों का ही छठ पूजा में व्यापक महत्व है। कोई भी बाजार से लाकर किसी चीज़ को सूप पर नहीं चढ़ाया जाता है। बेगूसराय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जीविका दीदियों को बुलाकर उन्हें छठ पूजा का सूप भेंट किया गया तो इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो बिहार में जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि छठ महापर्व की किस तरह से छठा बिक्री हुई है, उसी तरह से दिल्ली का भी नज़ारा है। यहाँ पर भी घाटों को विहंगम दृश्य देते हुए सजाया गया है। मनमोहक दृश्य घाटों पर नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से हमारे सहयोगी संवाददाता मोहित शुक्ला और हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। मोहित, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। किस तरह से एक सौंदर्यता के साथ, सुंदरता के साथ आज छठ महापर्व को लेकर के घाटों को सुंदरता दी गई है? किस तरह से शासन और प्रशासन की अगर हम बात करें तो इस महापर्व में सहयोग करती हुई सरकार नजर आ रही है? देखिए, आस्था का महापर्व है और आस्था के महापर्व पे जब आस्था की डुबकी लगेगी तो बहुत लाजिम है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाए। इसको देखते हुए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। साथ ही दिल्ली सरकार का पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। साथ ही मैं आपको बताऊं, दिल्ली सरकार में फ्लड डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग और यमुना से जुड़े हुए तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अगर आपने बात की है घाटों की तो जरा एक बार वो विहंगम दृश्य, हमारे कैमरामैन है, सुबह से लगातार हर एक चीज को वो बारीकी से दिखा रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनके कैमरे ने छोड़ी हो, ये भी बधाई के पात्र है। तो पीयूष, मैं एक बार कहूंगा कि आप वो विहंगम दृश्य तो दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि साक्षात आप सरयू या फिर बनारस का दृश्य देख रहे हैं। और शाम को जब यहाँ पर जगमग लाइटें होंगी और शाम का संध्या अर्घ दिया जा रहा होगा तो आप समझिए कि वो आंखों के नजारे, आंखों के सामने जो नजारे होंगे वो अप्रतिम होंगे, उसकी कोई तुलना नहीं है इस वक्त। और आपको मैं बताऊं संध्या, यही वजह है दिल्ली सरकार ऐसा नहीं है कि महज एक दो दिन में अपनी सिर्फ खाना पूर्ति या यहाँ पर औपचारिकताएं कर रही हो। लगातार यहाँ पर अभी भी आप समझिए कि स्किमर और दूसरी ड्रेनेज मशीनें चल रही हैं। मतलब अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर गाद या दूसरी चीजें पहुंचती भी हैं, पूजा हवन की सामग्री, प्लास्टिक की चीजें पहुंचती भी हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ पर हटा दिया जाए, साफ कर दिया जाए। और आप देखिए कि अगर मेरे पीछे लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ड्रेनेज मशीनें अभी भी काम कर रही हैं। ये यहाँ से मलबे को निकाल रही हैं, गाद को निकाल रही हैं। साथ ही कोशिश यही है। और आप एक और तस्वीर दिखाता हूं कि आस्था के इस महाकुंभ में तैयारियां कहां की गई हैं। कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि एक बार पीयूष आपको घाट के दूसरे तरफ का भी नजारा दिखाएं कि महज आईटीओ के इस तरफ घाट की बात नहीं है, दूसरे तरफ घाट भी पूरी तरफ सजाए गए हैं, दोनों तरफ सजाए गए हैं। तैयारियां पूरी हैं, इंतजामात पूरे हैं, साज सज्जा, रंग रोगन सब कुछ यहां पर किया गया है। पीयूष, एक बार फिर से, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि संध्या मेरी तो नजरों से ये नजारे हट ही नहीं सकते, क्योंकि इतना विहंगम दृश्य जो है, आप कहां तक जाएंगे, जहां तक आप जाएंगे। आप पल्ला घाट से शुरुआत कर लीजिए, आप पल्ला घाट जाइए, उसके बाद आप प्रीतमपुरा के घाट जाइए, आप आईटीओ घाट पर जाइए, कालिंदी कुंज के घाट पर जाइए, आप किसी भी घाट पर जाइए, आपको ऐसे ही विहंगम दृश्य देखने को मिलेंगे, ऐसे ही नजारे देखने को मिलेंगे। और आज ये शाम की बात है, कल सुबह की भी बात होगी, सुबह भी आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो यमुना अब तक अपनी बदहाली और बदकिस्मती
की तस्वीरें बयां करती थी, वो इस बार बेबाकी से कह रही है कि मैं मां यमुना हूं, आप हमारे बच्चे हैं, आप आइए छठ घाट पर, छठ को बेहतरीन तरीके से बनाइए, मां की आंचल में आइए, आप स्नान कीजिए। और यमुना के घाट पर, यमुना के तमाम घाटों पर जब छठ मनाई जा रही होगी तो यकीनन ये मैसेज होगा उन सभी पूर्ववर्ती सरकारों को जिन्होंने एक समय में ये कहा था कि यमुना के नाम पर वोट तो नहीं मिलते, तो कम से कम ये किसी के लिए श्रद्धा की बात है, तो किसी के लिए सियासत की बात है, जिसको जैसी मिली उसके लिए उस विरासत की बात है। तो आप समझिए सियासत से विरासत तक सबको सब कुछ मिला है, जिसने जैसा जाना उसने वैसा पहचाना। बिल्कुल, सियासत से विरासत और विकास से विरासत की भी हम बात करेंगे। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, किस तरह से आप ये घाटों का नज़ारा देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कठिन ये व्रत होता है, छठ का जो महापर्व है ये बहुत ही कठिन उपासना का व्रत माना जाता है, और ऐसे में जब घाटों को सुंदरता के साथ ये व्रतधारी पाएंगे तो निश्चित तौर पर आस्था और भी दोगुना हो जाएगी। देखिए, साफ तौर पर पूर्वांचल का महापर्व है और महा कवरेज दूरदर्शन दिखा रहा है। जरा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और इसी के साथ, क्योंकि सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन आज त्योहार है और त्योहार पर खुशी देखने को मिलती है। यहां पर पूरा घाट सजकर तैयार है, वीआईपी मूवमेंट्स क्योंकि यहां पर होना है, वीआईपी घाट क्योंकि ये कहा जा रहा है। जी, आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त सीधा रुख कर रहे हैं नई दिल्ली के जनपद का, जहां रक्षा मंत्री SIDM वार्षिक सत्र को संबोधित कर रहे हैं। जब जब भी आप सबके बीच आता हूं, मेरे मन में देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर विश्वास हमारा पहले से कहीं और अधिक मजबूत होता है। यह लगातार 5वीं बार है। लगातार 5 बार तो शायद ही कोई डिफेंस मिनिस्टर कभी है। खैर 9 साल से 10 साल से SIDM एग्जिस्टेंस में ही है, लेकिन 8 साल हो गए कि 9 साल हो गए SIDM के? 8 साल में 5 साल में आया हूं। अब देखिए आगे कब तक आते हैं। लेकिन इतनी बात पक्की है, जब भी आप बुलाएंगे आप सबके बीच ही मैं मौजूद रहूंगा, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। सारे अपने जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज के काम करने वाले लोग। और मैं समझता हूं कि इतने दिनों में किसी को शिकायत का कोई अवसर नहीं मिला होगा। हर बार इस मंच पर मैंने भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की शानदार यात्रा को अपनी आंखों से देखा है, देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं। और जिस तरह से साथियों आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और नए अचीवमेंट्स आप हासिल करते जा रहे हैं, यह दिखाता है कि हम सब डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, SIDM को शुरू हुए लगभग 9 साल हो गए। जब से मैंने रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभाला है, तब से लगभग हर बार मैंने आपके एनुअल सेशन में आता हूं। 9 वर्ष किसी भी संस्था के शुरुआती समय यह माने जाते हैं, प्रारंभ के समय माने जाते हैं। आमतौर पर संस्थाएं जब अपने शुरुआती समय में होती हैं तो बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें नहीं की जाती हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद को एक्सेप्शन बना लिया है, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। हमारे यहां एक गांव की बोलचाल की कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी बच्चा ज्यों ही वो पालने में आता है, पैदा होने के बाद लोग बतला देते हैं कि बच्चा होनहार है कि कैसा है, उसका भविष्य कैसा होगा। अभी 9 वर्षों में ही SIDM ने इतना रिमार्केबल काम किया है कि इससे हम सबकी और देशवासियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। आप लोगों ने जिस तरह से देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम किया है, उसके लिए आपकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। यानी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हमारी डिफेंस के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं, तो आप सब यानी हमारी इंडस्ट्रीज भी डिफेंस की एक महत्वपूर्ण पिलर हैं। साथियों, पॉलिसी एडवोकेसी से लेकर छोटे बड़े रिफॉर्म्स तक हर जगह हमें SIDM का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है। रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर SIDM ने डिफेंस
एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जैसे कई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स को शेप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसआईडीएम ने इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ कई स्ट्रेटेजिक एमओयूज भी के माध्यम से इंडस्ट्री और आर्म फोर्सेज के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग भी स्थापित किया है। साथियों, आत्मनिर्भरता का जो विचार है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि भारत की ही पुरानी परंपरा का एक आधुनिक स्वरूप है। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब लगभग हमारा हर गांव अपने आप में इंडस्ट्री था। भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए बाहर की ओर नहीं देखते थे, उसे अपनी ही जमीन पर पूरा करते थे। इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक्नोलॉजी में इंडिजिनाइजेशन को प्रायोरिटी देकर हमने उसी परंपरा को आधुनिक रूप देने का प्रयास किया है। चाहे वह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो, डिजिटल रिवॉल्यूशन हो, एग्रीकल्चर और मेडिकल सेक्टर हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, हमने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर भरोसा किया है और जिसके शानदार परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अभी आप सुन रहे थे, जो कि एसआईडीएम एनुअल मीट को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने एसआईडीएम की भूमिका पर साफ तौर पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किस तरह से रक्षा क्षेत्र में एसआईडीएम अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के डिफेंस की यात्रा को इस मंच से मैं देख रहा हूँ। उन्होंने बीते 9 वर्षों का जिक्र किया और उन्होंने एक कहावत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। इसको उन्होंने इस बात से जोड़ा कि बीते 9 वर्षों में एसआईडीएम किस तरह से काम कर रहा है और 9 वर्ष की जो ये यात्रा होती है वो शुरुआती यात्रा मानी जाती है, लेकिन शुरुआती दौर में ही किस तरह से एसआईडीएम ने रक्षा क्षेत्र में काम किया है उसका जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी इस एनुअल मीट के जरिए कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब से मैंने रक्षा मंत्री का पदभार संभाला है तब से मैं हर वर्ष जब भी ये बैठक होती है इसमें सहभागी बनता हूं और उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किस तरह से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर इन तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों की ये जो उल्लेखनीय यात्रा है लगातार आगे भी बढ़ती रहे। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसरो का लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 अपनी 5वीं ऑपरेशनल उड़ान के तहत 2 नवंबर को CMS-3 संचार उपग्रह को लॉन्च करेगा। ये उपग्रह भारतीय उपमहाद्वीपीय और उसके आसपास के विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में मल्टी बैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा। CMS-3 उपग्रह का वजन लगभग 4400 किलोग्राम है, जो अब तक भारतीय धरती से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO में भेजा जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। LVM-3 प्रक्षेपण यान को रविवार को लॉन्च पैड पर भेज दिया गया है, जहां आगे की प्री लॉन्च प्रक्रियाओं की तैयारी चल रही है। संयुक्त अरब अमीरात के थल सेना कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मयूफ अल हलामी भारत के दौरे पर हैं। मेजर जनरल यूसुफ मयूफ अल हलामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस दौरान मौजूद रहे। मेजर जनरल यूसुफ मयूफ अल हलामी का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है।
पीछे आओ यार, अरे पीछे आओ, स्टिल है, स्टिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह मलेशिया से जापान के लिए रवाना हुए। ट्रंप इंपीरियल पैलेस में जापान के सम्राट नारुहितो से मुलाकात करेंगे और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साने ताकाइची से बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जापान में तैनात अमेरिकी सैनिकों से भी मिलेंगे। ये यात्रा मलेशिया आसियान शिखर सम्मेलन के बाद हो रही है। मलेशिया में उन्होंने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ शुल्क पर बातचीत की। ट्रंप द्वारा जापान और दक्षिण कोरिया से 900 अरब डॉलर के अमेरिकी निवेश पर चर्चा को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। ये चर्चा अमेरिकी शुल्कों को 25% से घटाकर 15% करने से जुड़ी है। इसके बाद ट्रंप दक्षिण कोरिया के बुसान में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन के साथ उनकी मुलाकात की कोई योजना नहीं है। तो नवनिर्वाचित पीएम साने ताकाइची से बातचीत करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इस वक्त सीधे चलते हैं मुंबई, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं और संबोधित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पत्तन पोर्ट मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, आप सभी लोग जहां पर आए हैं, ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री ओडिशा श्री मोहन चरण मांझी जी, मुख्यमंत्री गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, श्री अजीत पवार जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी श्री शांतनु ठाकुर जी, विजय कुमार जी, सचिव पोर्ट्स श्री सुनील पालीवाल जी, और आज इस कार्यक्रम में देश और दुनिया से आए हुए सभी डेलीगेट्स का मैं भारत के प्रधानमंत्री जी की ओर से और भारत की ओर से बहुत मनपूर्वक स्वागत करता हूं और आपको इस समिट के लिए आज से शुरू होने वाले पूरे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज ये समिट जहां हो रही है, ये मुंबई, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है और यह पल जो है इंडिया का मैरीटाइम मोमेंट है, जहां से यह गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ वर्ल्ड में बदलने का विचार मंथन इस समिट के अंदर होने वाला है। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हमने जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। भारत की बात करें तो भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से लंबी है। 13 कोस्टल राज्य और यूटी और जीडीपी में लगभग 60% योगदान हमारे मैरीटाइम बिजनेस का है। 23.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया भर के इन्वेस्टर और मैन्युफैक्चरर को आकर्षित करता है और 800 मिलियन की आबादी, लगभग आधी आबादी ये मैरीटाइम स्टेट में बसती है। इंडियन ओशियन रीजन के 28 देश ग्लोबल एक्सपोर्ट में लगभग 12% का योगदान देते हैं। ये पूरा पोटेंशियल ये मैरीटाइम समिट के माध्यम से
आज विश्व के इन्वेस्टर और विश्व के मैरीटाइम इंडस्ट्री के चैंपियंस के लिए खुला हम रख रहे हैं। भारत ने अपनी मैरीटाइम पोजीशन, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और नेवल क्षमता, इसके बल पर इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के बीच में एक सेतु की, एक ब्रिज की भूमिका निभा रहे हैं, जो विकास, सुरक्षा और पर्यावरण को भी एक प्रकार से अच्छे तरीके से गति दे रहा है। भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 5000 साल पहले से भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। जब आप यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगी है उसको देखोगे तो लोथल के बंदर से मिस्र तक एक्सपोर्ट के पूरे व्यापार का हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है और भारत आज नए मैरीटाइम इतिहास को सर्जने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार खड़ा है। आज के समारोह में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित है। वो इस बात का प्रमाण है कि भारत की समुद्री परंपरा आज भी ग्लोबल पार्टनरशिप और रीजनल स्टेबिलिटी के केंद्र बिंदु बनी हुई है। आज इंडिया मैरीटाइम वीक इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित मैरीटाइम डायलॉग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। वर्ष 2025 का ये इंडिया मैरीटाइम वीक एक चौथा संस्करण है और पहले 4 संस्करणों ने इसको एक मजबूत आधार बख्शा है और मैं मानता हूं कि ये समिट 2025 की नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक मैरीटाइम इंडस्ट्री में भारत का जो स्थान सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, इसको अचीव करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगी। इस बार चौथे संस्करण में 100 से अधिक देशों से 350 से ज्यादा स्पीकर, 500 से ज्यादा कंपनियां, 1 लाख से अधिक डेलीगेट्स की सहभागिता होने वाली है। 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी पर यहाँ पर सृजन होगा और भारत का ये लक्ष्य रहा है। भारत प्रतिस्पर्धा में नहीं, परस्पर सहयोग में मानता है। परस्पर सहयोग के माध्यम से पूरे देश की मैरीटाइम इंडस्ट्री को विश्व की मैरीटाइम इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए हम पूरा रोड मैप बना चुके हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी का मैरीटाइम विजन सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के 3 स्तंभ पर आधारित है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के साथ सागर, सागरमाला, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन मैरीटाइम विजन जैसे इनिशिएटिव हमने लॉन्च किए हैं और हमने लक्ष्य रखा है कि दुनिया में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में हम टॉप 5 में भारत होगा। नए मेगा और डीप ड्राफ्ट पोर्ट्स का निर्माण हम कर रहे हैं। पोर्ट हैंडलिंग में 10,000 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष का हमने लक्ष्य रखा है। पोर्ट ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से डिजिटाइज कर लिया गया है और इसके साथ ही भारत इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से भी अब जुड़ चुका है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के समुद्री क्षेत्र को राष्ट्रीय शक्ति, रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के रूप में परिभाषित किया है और ये तीनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए हमने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। आज दुनिया का 2/3 व्यापार इंडो पैसिफिक समुद्री मार्ग से होता है और भारत का भी 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। मोदी जी की मैरीटाइम पॉलिसी अब विकसित होकर महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, जो भारत के बढ़ते ग्लोबल फुटप्रिंट और ग्लोबल साउथ के देशों का प्रतीक बन चुकी है। सागर से महासागर, ये मोदी जी का विजन 2047 तक भारत को इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने का लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमने इसके लिए हमारे बजट में 6 गुना वृद्धि की है। $40 मिलियन का जो बजट हुआ करता था, आज $230 मिलियन तक हम पहुंचे हैं। सागरमाला परियोजना मार्च 25 तक $70 बिलियन की 839 परियोजनाओं की पहचान हमने की है, जिसमें से $17 बिलियन की 272 परियोजनाएं पूर्ण भी कर ली गई है। देवेंद्र जी ने अभी बताया $10 बिलियन के से मुंबई के नजीक वाधवान पोर्ट का जो निर्माण हो रहा है, वो अपने पहले ही कामकाजी दिन से दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में अपना स्थान ले लेगा। ये भारत के लिए और दुनिया के लिए अपार संभावनाओं खोलेगा। इसके साथ साथ $5 बिलियन से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स हम जो बना रहे हैं, वो भारत के मैरीटाइम वैश्विक व्यापार को अनेक गुना बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। $200 मिलियन के निवेश से कोचिन शिपयार्ड में भारत की सबसे बड़ी ड्राई डॉक का निर्माण हम करने के लिए आगे बढ़े हैं और गुजरात में मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का विकास भी हम कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कानूनी रिफॉर्म करने का काम भी हमने कर लिया है। 2025 में भारतीय बंदरगाह विधेयक 117 साल पुराना कानून हमारी संसद ने फिर से आज के परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल दृष्टिकोण के साथ पारित किया है। अंतर्देशीय पोर्ट अधिनियम 2021 एक केंद्रीय कानून द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग को विनियमित और मानकीकृत करने का इससे हमने काम किया है। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021, इसके माध्यम से हमने बंदरगाहों को और बोर्डों को अधिक स्वायत्तता और उनके संस्थागत ढांचे के आधुनिकीकरण का मार्ग खोला है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 106 नए जल मार्गों को घोषित किए हैं और इसमें से कई सारे हम चालू कर चुके हैं। जल समृद्धि योजना और पोर्टल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी के लिए सागर सेतु पोर्टल और समुद्रयान गहरे समुद्र में खनन के लिए ऐसे कई सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं। हमने सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है, कोस्टल सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया है और मछुआरों की सुरक्षा के लिए भी ब्लू इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए सुनिश्चित करने का काम भारत सरकार ने किया है। हमने पिछले दशक में तटीय शिपिंग में 118% की वृद्धि दर्ज की है। कार्गो हैंडलिंग में 150% की वृद्धि हमने दर्ज की है और टर्न अराउंड टाइम में भी कमी कर हम लगभग वैश्विक मानक के साथ हम नजदीक पहुंचे हैं। मैरीटाइम सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए हम नीतिगत फैसले लेकर नई पॉलिसी लेकर भी आए हैं। भारत का लक्ष्य है एक ऐसा ग्रीन मैरीटाइम फ्यूचर विकसित करना जो विकास को गति दे लेकिन प्रकृति के साथ भी संतुलन बनाए रखे। साथ ही भारत ये नहीं भूला है कि स्मॉल आइलैंड स्टेट और ग्लोबल साउथ के कई देश समुद्र से ही जीवन और जीविका प्राप्त करते हैं। उनके लिए क्लाइमेट चेंज का अस्तित्व का प्रश्न है। भारत इसका ध्यान रखते हुए भारत और विश्व मिलकर एक ऐसा महासागर बने जो ग्रीन भी हो, समृद्धि हो और साझा भी हो, सबका हो। इस विजन के साथ
हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूं ये समिट के अंदर जो चर्चाएं होगी वो अमृत बनकर निकलेगी। न केवल भारत की मैरीटाइम इंडस्ट्री, समग्र विश्व की मैरीटाइम इंडस्ट्री को ताकत देने का काम ये समिट करेगी। मैं दुनिया भर से आए हुए हिस्सेदार देश और सभी इन्वेस्टर को आह्वान करना चाहता हूं, आइए भारत में इन्वेस्ट करिए और भारत के साथ साथ आपकी समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करिए। फिर से एक बार इस समिट की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को अपनी समृद्धि का मार्ग खोलने के लिए मैं सभी का फिर से एक बार स्वागत कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। तो इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत अब इस मैरीटाइम क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया और उन्होंने भविष्य का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैरीटाइम क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। कई जरूरी कानूनों में संशोधन भी इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर पल बदल